हरि ओम। इदं राष्ट्राय इदं नमः। पथिक संदेश लेख पाठन अभियान के आज के अंक में आज हम जिस लेख की चर्चा करने जा रहे हैं वह एक ज्वलंत आजकल का विषय चला हुआ है। किसी तंत्र को समाप्त करने के लिए जो कुख्यात एक उदाहरण प्रस्तुत हो सकता है, वह उदाहरण लोकतंत्र को की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले, लोकतंत्र के महत्ता को न्यून करने वाले एक ऐसे कानून के साथ उसकी तुलना की जा सकती है। वह कानून है वक्फ कानून, जो भारतीय लोकतंत्र की आत्मा को आहत करते हुए सत्तासीन लोगों ने अपनी शक्ति का अनुचित उपयोग करते हुए जिसको स्थापित किया, और जो सर्वथा लोकशाही या जिसे हम प्रजातंत्र कहते हैं, उसके लिए एक बहुत बड़ा घातक कानून था। आज उसी पर चर्चा करने जा रहे हैं। अक्टूबर मास के इस अंक में लिखा हुआ है कि वक्फ कानून लोकतंत्र की हत्या के समान है। इसमें उसके बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। सबसे पहले बताया गया है कि क्या होती है वक्फ संपत्ति। वक्फ में मिली संपत्तियां और पैसों के मैनेजमेंट के लिए वक्फ बोर्ड होते हैं, जिन्हें आप धरती पर अल्लाह के खजांची या अकाउंटेंट भी कह सकते हैं। दरअसल जब कोई मुस्लिम अपनी संपत्ति दान कर देता है तो उसकी देखरेख का जिम्मा वक्फ बोर्ड के पास ही होता है। वक्फ बोर्ड के पास इन दान की गई किसी भी संपत्ति पर कब्जा रखने या उसे किसी और को देने का अधिकार होता है। भारत में वक्फ की शुरुआत मुस्लिम बादशाहों द्वारा दान की गई जमीनों की देखभाल के लिए हुई। उस समय भारत में एक केंद्रीय वक्फ बोर्ड और 32 राज्य वक्फ बोर्ड हैं इस समय, जिन्हें रेगुलेट करने के लिए वक्फ बोर्ड एक्ट 1995 है। ये तो वक्फ क्या है उसके बारे में। वक्फ कानून और वक्फ बोर्ड भारत की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही। भारत में मुस्लिम कानून के तहत वक्फ का इतिहास दिल्ली सल्तनत के शुरुआती दिनों से ही पता लगाया जा सकता है, जब सुल्तान मोइनुद्दीन शैम गौर ने मुल्तान की जामा मस्जिद के पक्ष में 2 गांव समर्पित किए और इसका प्रशासन शेखुल इस्लाम को सौंपा। इस्लामी शासन के विस्तार के साथ वक्फ संपत्तियों की संख्या में वृद्धि हुई। 19वीं शताब्दी के अंत में भारत में वक्फ को समाप्त करने का मामला तब बना जब वक्फ संपत्ति पर विवाद लंदन की प्रिवी काउंसिल में पहुंचा, जबकि भारत औपनिवेशिक शासन के अधीन था। मामले की सुनवाई करने वाले 4 न्यायाधीशों ने वक्फ को सबसे खराब, सबसे घातक किस्म की शाश्वतता के रूप में वर्णित किया और वक्फ को अमान्य घोषित कर दिया। बाद में भारत में इस निर्णय को स्वीकार नहीं किया गया और 1913 का मुस्लिम वक्फ वैधीकरण अधिनियम लागू हुआ और इन संपत्तियों को कानून द्वारा बचा लिया गया। स्वतंत्रता के बाद वक्फ अधिनियम पहली बार 1954 में संसद द्वारा पारित किया गया। बाद में इसे निरस्त किया गया और 1995 में एक और नया वक्फ अधिनियम पारित किया गया, जिसने वक्फ बोर्डों को अधिक अधिकार दिए। वर्ष 2013 में एक संशोधन किया गया और इसने वक्फ बोर्ड की संपत्ति को वक्फ संपत्ति के रूप में नामित करने के लिए व्यापक अधिकार दिए। तो ये तो कानून की पृष्ठभूमि रही। अंग्रेजों ने उसे निरस्त किया था, परंतु बाद में स्वतंत्र भारत में पहले 1954 में
फिर 1995 में, फिर 2013 में इनको एक तरफा अधिकार दिए गए। वक्फ बोर्ड व संगठनात्मक ढांचा, अब उनका ढांचागत कैसा उसका स्ट्रक्चर होता है, वह केंद्रीय वक्फ परिषद अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक वैधानिक निकाय है, जिसकी स्थापना वक्फ अधिनियम 1954 में दिए गए प्रावधान के अनुसार वक्फ बोर्डों के कामकाज के उचित प्रशासन से संबंधित मामलों पर केंद्र सरकार के सलाहकार निकाय के रूप में 1964 में हुई थी। हालांकि वक्फ संशोधन अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत परिषद की भूमिका का काफ़ी विस्तार किया गया था। परिषद में केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और राज्य वक्फ बोर्डों की सलाह देने का अधिकार दिया गया है। अब यह बोर्ड राज्य सरकारों को निर्देश जारी करेगा कि वे बोर्ड के प्रदर्शन, खासकर उसके वित्तीय प्रदर्शन, सर्वेक्षण, राजस्व रिकॉर्ड, वक्फ संपत्तियों पर अतिक्रमण, वार्षिक और लेखा परीक्षा रिपोर्ट आदि के बारे में परिषद को जानकारी दें। परिषद में अध्यक्ष, जो वक्फ का प्रभारी केंद्रीय मंत्री होता है, और तथा अन्य सदस्य जिसकी संख्या 20 से अधिक नहीं होती, भारत सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। असीमित अधिकार। अब आती है समस्या कहाँ पर आती है। कुछ बन गया, कोई दिक्कत की बात नहीं, समस्या कहाँ पर है। आसान भाषा में कहें तो वक्फ बोर्ड के पास असीमित अधिकार है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट हो जाता है कि भाई असीमित अधिकार है। वह कैसे? कि वो मुस्लिम चैरिटी के नाम पर संपत्तियों पर हक जता सके। लेकिन उसे ये हक कैसे मिला, इसे समझने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को पलटना पड़ेगा। दरअसल बंटवारे के बाद पाकिस्तान में जो हिंदू भागकर हिंदुस्तान आए, पाकिस्तान में उनकी संपत्तियों पर मुसलमानों और पाकिस्तान सरकार ने कब्जा कर लिया। लेकिन भारत से पाकिस्तान जा चुके मुसलमानों की ज़मीन को भारत सरकार ने वक्फ बोर्ड को दे दिया। इसके बाद सन 1954 में वक्फ बोर्ड एक्ट बना, लेकिन वर्ष 1995 में वक्फ बोर्ड एक्ट में बदलाव कर वक्फ बोर्ड्स को जमीनों के अधिग्रहण के असीमित अधिकार दे दिए गए, जिसके बाद वक्फ बोर्ड की संपत्ति में दिन दोगुनी रात चौगुनी रफ्तार से इजाफा होने लगा। वक्फ मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया के आंकड़ों के मुताबिक इस वक्त वक्फ बोर्ड्स के पास कुल 8,54,509 संपत्तियां हैं, जो 8 लाख एकड़ से ज़्यादा ज़मीन पर फैली हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि सेना और रेलवे के बाद सबसे ज़्यादा ज़मीन वक्फ बोर्ड्स के पास है। सेना के पास करीब 18 लाख एकड़ ज़मीन का पर संपत्ति है, जबकि भारत की रेलवे की अचल संपत्ति 12 लाख एकड़ में फैली है। वर्ष 2009 में वक्फ बोर्डों की संपत्तियां 4 लाख एकड़ जमीन पर फैली थी। 2009 में 4 लाख एकड़ पर फैली थी, जो अब बढ़कर दोगुनी से ज़्यादा हो चुकी हैं। जबकि देश में ज़मीन उतनी ही है जितनी पहले थी, फिर भी वक्फ बोर्ड की ज़मीन कैसे बढ़ रही है। आरोप लगते हैं कि वक्फ बोर्ड ज़मीन में जहाँ भी कब्रिस्तान की चारदीवारी करवाता है, उसके पास की आसपास की ज़मीन को वक्फ अपनी संपत्ति मान लेता है। इसी तरह अवैध मज़ारों, मस्जिदों को धीरे धीरे वक्फ बोर्ड अपनी संपत्ति घोषित कर देता है। आसान भाषा में कहें तो इसे लोग अतिक्रमण कहते हैं, या वक्फ बोर्ड को इस अतिक्रमण का अधिकार 1995 का वक्फ बोर्ड कानून देता है। ये ऐसा कानून है, इसलिए हम इस कानून के बारे में इस लेख में लिखा गया है कि लोकतंत्र की हत्या के समान है ये कानून। अब बात आती है कि किसी की भी संपत्ति को छीन सकता है। असल समस्या ये 4 लाख से 8 लाख एकड़ भूमि कैसे बन गई, उसका लेखा जोखा ये है। देखो, समस्या क्या है कि नीति और नियम के अनुसार सबको समानता का अधिकार हो तो कहीं दिक्कत नहीं होती है।
समस्या कहाँ पर होती है, जब एक पक्ष को आप उठाते हैं, दूसरे पक्ष को आप नज़रअंदाज करते हैं, तो वहाँ पर असीम समानता नहीं है ना, असमानता है। जितनी बड़ी असमानता उतना बड़ा संघर्ष, उतनी बड़ी समस्या। अब आगे बात आई, किसी भी संपत्ति को छीन सकते हैं वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड 1995 का सेक्शन 3 कहता है कि अगर वक्फ सोचता है कि ज़मीन किसी से संबंधित है, जो वह वक्फ की संपत्ति है। यह ध्यान दीजिएगा कि वक्फ का सिर्फ सोचना ही काफ़ी है, इसके लिए किसी सबूत की ज़रूरत नहीं है। अगर वक्फ ने ये मान लिया कि आपकी संपत्ति आपकी नहीं बल्कि वक्फ बोर्ड की है, तो फिर आप भी अदालत नहीं जा सकते हैं। आप वक्फ की ट्रिब्यूनल कोर्ट में जा सकते हैं, अदालत में नहीं, कि भाई मैं जहाँ पर रह रहा हूँ मेरा घर है, यह आपने सिद्ध करना है। वक्फ बोर्ड ने केवल एक बार कलम चला लेनी है कि जिसमें आप रह रहे हैं वो आपका नहीं, वक्फ का है, उनके लिए उतना काफ़ी है। लेकिन आपको प्रूव करना है कि नहीं, वो वक्फ ने गलती से चढ़ा दिया। उसके लिए क्या करना होगा, आपको वक्फ ट्रिब्यूनल में जाना पड़ेगा, अदालत में नहीं जा सकते आप, अदालत में कोर्ट में केस करके नहीं जा सकते। जो वक्फ का ट्रिब्यूनल है उसमें जाएंगे, वहाँ आप उनको संतुष्ट करना पड़ता है। अगर आप उनको संतुष्ट नहीं कर पाते तो आपकी ही ज़मीन है तो आपकी ज़मीन खाली करने का आदेश वो दे सकते हैं। ट्रिब्यूनल का फैसला ही अंतिम होगा, कोई सिविल कोर्ट वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट के फैसले को बदल नहीं सकता। वक्फ एक्ट का सेक्शन 40 कहता है कि जब वक्फ बोर्ड किसी शख्स की ज़मीन पर दावा करता है तो ज़मीन का दावा सिद्ध करने की जिम्मेदारी वक्फ बोर्ड की नहीं है, बल्कि ज़मीन के असली मालिक को अपनी ज़मीन पर मालिकाना हक साबित करना होगा। यानी अगर वक्फ बोर्ड किसी ज़मीन पर दावा करे तो समझो कि ज़मीन उसकी हो गई। एक सेक्युलर देश में एक धार्मिक एक्ट लागू है, ये अपने आप में हैरानी की बात है। क्यों इस हिंदुओं, ईसाइयों, सिखों के लिए ऐसा नहीं है एक्ट, केवल मुस्लिमों के लिए ही क्यों बना? विडम्बना देखिए, 1991 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना, जो कहता है कि देश की स्वतंत्रता के समय जो धार्मिक स्थल जिस रूप में थे उसे वैसे ही बरकरार रखा जाएगा। वहीं 1995 में वक्फ एक्ट लागू होता है, जो देश भर में वक्फ की संपत्ति के अधिकार देता है। वो किसी भी संपत्ति पर अपना हक जता सकते हैं, जिसके खिलाफ पीड़ित पक्ष देश की किसी भी अदालत में गुहार तक नहीं लगा सकता। इसमें एक मुख्य बात ये भी है कि जिस ट्रिब्यूनल की बात आप कर रहे हैं ना, जिसमें आपने सिद्ध करना पड़ेगा कि ये मेरी संपत्ति है, उसमें जितने भी अधिकारी, जितने भी उसके सदस्य होंगे वो सारे के सारे मुस्लिम सदस्य होंगे। और वो मुस्लिम सदस्य, क्योंकि होता ऐसा है कि मुस्लिमों के लिए वक्फ अर्थात अल्लाह की भूमि। अब एक बार किसी ने बोल दिया ठीक है ये अल्लाह की भूमि हो गई, तो जो उसमें सदस्य होंगे वो अनजाने जाने सोच कर भी आपके साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके का वो ट्रिब्यूनल है। तो यानी 4 लाख करोड़ एकड़ से 8 लाख एकड़ बनने में जो ये छोटा सा समय लगा, वो क्यों लगा आपको समझ में आ गया होगा। किसी मुस्लिम देश में ऐसा कानून बना ही नहीं, किसी भी मुस्लिम देश में। ये सुनने में बड़ी अजीब लगता है कि एक धर्मनिरपेक्ष देश में तो ऐसा का एक्ट है, जबकि किसी भी मुस्लिम देश में ऐसा कोई एक्ट नहीं है। भारत में भी वक्फ एक्ट की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन की आवश्यकता है। इस तरह के कानून की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि मुस्लिम बुद्धिजीवियों, महिलाओं और सेवाओं
तथा बोहरा जैसे विभिन्न संप्रदायों के ओर से मौजूदा कानूनों में बदलाव की मांग की जा गई थी। वर्तमान में महिलाओं को वक्फ बोर्ड या परिषदों की प्रतिनिधित्व नहीं दिया जा सकता है, जो मस्जिदों और इस्लामी बंदोबस्ती का प्रदान करते हैं। इस प्रकार स्पष्ट रूप से उन्हें उनके मूल अधिकारों से वंचित रखा जाता है, जो लैंगिक समानता के लोकतांत्रिक सिद्धांतों के खिलाफ है। लोकतंत्र में कोई सब कुछ सही हो यह आवश्यक नहीं है, इसलिए कोई भी कार्य देश के कानून के अनुसार किया जाना चाहिए। इस प्रकार वक्फ बोर्ड के कामकाज को विनियमित और निगरानी करना आवश्यक है। किसी भी संगठन और उसके कामकाज में पारदर्शिता होने पर वह कुशल और जवाबदेह बनता है। इसलिए प्रस्तावित संशोधनों का केंद्रीय वक्फ परिषद और वक्फ बोर्डों पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। मुस्लिम समुदाय में कई ऐसे संप्रदाय हैं जिनका वक्फ के प्रशासनिक मामलों में कम प्रतिनिधित्व है, और इसलिए अगर प्रस्तावित संशोधन संसद द्वारा पारित हो जाता है तो उनका समावेश बढ़ जाएगा। इससे सामाजिक और सांप्रदायिक सद्भाव में भी योगदान मिलेगा। तो यह एक ऐसा कानून है जिस कोई आप कहेंगे लॉजिक नहीं है, जिस तरीके का उसको अधिकार है, नेचुरल जस्टिस कहें या कोई भी किसी तरीके का जस्टिस कहें, उन अधिकारों को धता बताता हुआ वो कानून है, जिसके लिए अभी संशोधन की चर्चा चली हुई है। और जिस कमेटी को इसको भेजा गया है, कहा जा रहा है कि उसमें रोज जूतम पैजार हो रही है, अर्थात यहाँ बैठे हुए जो लोग हैं, क्या उचित है क्या अनुचित है इसका अनुसरण नहीं कर रहे, जबकि उनकी दृष्टि में केवल और केवल वोट है। क्योंकि जो वो समुदाय है, मुस्लिम समुदाय विशेष तौर पर, वह एक मुश्त वोट देता है। उनको विकास, उनको किसी उन्नति, उनसे कोई वास्ता नहीं। केवल एक मुश्त वोट, उनके प्रत्याशी को कभी काम करने की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों? पंथ के नाम पे कोई भी कुछ बात ऐसी बता दी जाएगी तो उनका एक मुश्त वोट आ ही जाएगा। तो सिर्फ इसके लिए जो अनुचित है उसकी तरफ लोग, कई सांसद, कई पार्टियां लगी रहती हैं। ऐसा ना हो, हम लोगों ने इस पर जागरूकता रखनी चाहिए। ठीक है, अधिकार मिलने चाहिए, लेकिन असीमित अधिकार क्यों? इसलिए हमें जागरूकता लानी चाहिए और इन विषयों पर अपनी स्पष्टता होनी चाहिए। इसी के साथ आज के इस अंक को समाप्त करते हैं। आपसे पुनः मिलेंगे अगले किसी अंक में, किसी दूसरे लेख के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।